Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 25th of October 2022. तो गाइज आज है तारीख 25 अक्टूबर 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो चैनल ओपन हो जाएगा। नहीं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका डायरेक्टली लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग इस चैनल तक पहुँच जाओगे। वहाँ पे आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ और साथ ही साथ में डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना कि आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आप लोग को ये वाला मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप सभी लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। देन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है रेड सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, आराम से आप लोग इसका जवाब दे पाओगे। क्या क्वेश्चन बोलता है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट इन दोनों को ही अडॉप्ट किया गया था एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल। ये पहली बार अडॉप्ट किया गया था किस समय पर? ऑप्शन ए, जब प्रोटेस्ट चल रहा था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑप्शन बी, होम रूल मूवमेंट के समय पर। ऑप्शन सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय पर। या फिर विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया, यानी कि जो साइमन कमीशन का विजिट था भारत के अंदर, उस समय पर स्वदेशी और बाइकॉट को अडॉप्ट किया गया था एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल। यानी कि इन दोनों ही चीज़ों को हम लोगों ने एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल अडॉप्ट किया पहली बार। किस समय पर, कौन सा टाइम चल रहा था, वो आप लोग को यहाँ पर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर हो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ के अंदर, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, और आप लोग को कुछ अलग अलग लग भी रहा होगा कि आज का न्यूज़पेपर नहीं है, कैसे डिस्कशन चल रहा है पीपीटी के ऊपर, तो प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि देखो आज ना न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, उसके पीछे का रीज़न, एक सेकेंड, ये देखो वो है यहाँ पर रीज़न। कल दीपावली थी, यानी कि 24 अक्टूबर को, तो आज जो 25 अक्टूबर है ना, दीपावली का अगला दिन, तो यहाँ पे द हिंदू जो है ना वो नहीं आया है। क्योंकि जैसा आपको पता होगा काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, दीपावली के बाद हो गया, होली के बाद हो गया, या फिर गणेश चतुर्थी के बाद हो गया, है ना। तो इन जो ये त्यौहार हैं इनके बाद ये जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है वो आता नहीं है। ऑनलाइन एडिशन आता भी है तो वो पता नहीं कब आता है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली आज द हिंदू आया नहीं है, लेकिन हमने अपने जो ये डिस्कशन लगातार चलता है इसकी कॉन्टीन्यूटी को मेंटेन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उठाए हैं अलग अलग अखबारों से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारा कंसिस्टेंसी बनी हुई है वो बनी रहे, इस वजह से यहाँ पर ये अलग से आपको वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलो फिर अब हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत आज के थंबनेल वाले आर्टिकल से करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूके के अंदर आपने देखा बहुत सारा पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, और उस पॉलिटिकल क्राइसिस के समय पर जो ऋषि सुनक हैं, ऋषि सुनक का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। अभी पूरा इशू क्या है मैं आपको समझाऊंगा। ये है ऋषि सुनक, ये यहाँ पर यूके के पीएम बन सकते हैं। अब आप कहोगे यूके के पीएम क्यों बन सकते हैं, या फिर बन चुके हैं, ये बताओ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, ठीक है ना। और ये 25 अक्टूबर का वीडियो है, और मुझे पता है कि अभी शाम से ना क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा शोर होने वाला है। मैं अपने घर पर हूँ तो बहुत ज़्यादा शोर होता है यार, पटाखों वगैरह का, तो उस समय फिर वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा। मॉर्निंग तक यहाँ पर सिचुएशन ऐसी रहेगी, वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा। इसी वजह से जो 24 अक्टूबर है, यानी कि आज दिवाली वाले दिन इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो शाम के अभी यहाँ पर 5 बज रहे हैं, 5 बजे के आसपास का यहाँ पे समय हो रहा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या है ना कि आज ही शाम 6:30 बजे तक
पता चलेगा कि हाँ आखिरकार यूके के पीएम कौन बनेंगे। तो अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली है, एक आध घंटे में पता चलेगा। तो जो भी अपडेट होगा उसको मैं बाद में भी इंक्लूड कर दूंगा। फिलहाल इसी चक्कर में आज का थंबनेल थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी, ऋषि सुनक पीएम बनते हैं या नहीं बनते हैं, वैसे बनने के पूरे 100% चांसेस हैं, तो वो आपको यहाँ पर मैं कल के दिन अपडेट कर दूंगा वापस से, ठीक है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूके में ये सब की चीज़ें चल क्या रही हैं वो समझाने के लिए मैंने इस आर्टिकल को इंक्लूड किया है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो यूके की अभी यहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर बनी थी रिसेंटली, 45 दिन पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनी थी, जिनका नाम है लिज ट्रस। आपको ये दिख रही होंगी, ये यहाँ पर महिला है लिज ट्रस। ये 45 दिन तक यूके की प्राइम मिनिस्टर के पद पर बनी रही। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, वहाँ से रिजाइन कर दिया। रीज़न क्या था? रीज़न ये था, ये यूके के अंदर इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर पाई अच्छे से, है ना। यूके की इकोनॉमी और ज़्यादा बुरे हालात में पहुंच रही थी। जितनी भी पॉलिसी ये लेकर आ रही थी वो पॉलिसी सारी बैकफायर मार रही थी इनके ऊपर ही। तो हालात काफ़ी ख़राब थे। और फिर उसके बाद चारों तरफ से इनके ऊपर फोर्स भी आने लगा। देन उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब यहाँ पर मेरे हाथ में ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए आप कह सकते हो कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है। तो करेंट टाइम पर यूके के अंदर कोई पीएम नहीं है। तो अभी उस पीएम के लिए एक इलेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो उसी इलेक्शन के अंदर ऋषि सुनक का भी नाम निकल कर आता है। ऋषि सुनक मतलब बहुत पहले से ही चर्चा में रहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि अभी यहाँ पर लिज ट्रस के बारे में आपने सुना, जो कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बनी और 45 दिन के अंदर अंदर इनका ये जो पद है वो उससे रिज़ाइन कर इन्होंने यहाँ पर इस पद को छोड़ दिया। और आप कह सकते हो इसी के साथ में सबसे कम कार्यकाल वाली यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलती हैं यूके की। इनसे पहले बोरिस जॉनसन हुआ करते थे, सभी लोगों को पता है ना। तो बोरिस जॉनसन उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और मैं आपको बता दूं, बोरिस जॉनसन के समय पर ही ऋषि सुनक भी यहाँ पर उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन अभी जुलाई 2022 में ऋषि सुनक ने इस्तीफा दिया था, फिर उसके बाद में बोरिस जॉनसन ने भी रिज़ाइन कर दिया था, है ना। तो बोरिस जॉनसन ने भी प्रधानमंत्री के पद से रिज़ाइन कर दिया था। फिर उसके बाद में ही यहाँ पर ये लिज ट्रस बनकर आई थी प्रधानमंत्री। नाउ 45 दिन के अंदर अंदर इन्होंने भी यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। नाउ फाइनली अब फिर से जो यहाँ पर बात की जा रही है वो यह है कि ऋषि सुनक अब की बार यहाँ पर यूके के पीएम बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। 2015 में पहली बार सांसद चुनकर निकले थे ये ऋषि सुनक। फिर 2018 में स्थानीय सरकार में बतौर मंत्री शामिल हो गए थे। फिर 2019 में यहाँ पर ट्रेजरी के चीफ सेक्रेटरी भी बन गए थे। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप देख पाओगे किस प्रकार से इनका प्रोग्रेस देखने को मिला है यूके के अंदर में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बताया ये जाता है कि पीएम के पद के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ऋषि सुनक को सपोर्ट करते हैं, पसंद भी करते हैं, क्योंकि इनके कुछ इस प्रकार से कार्य ही रहे हैं पिछले कुछ समय में। कोरोना काल के दौरान यहाँ पर देश को अंदर जो इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन हो रही थी, आर्थिक मंदी चल रही थी, उससे यहाँ पर इन्होंने सक्सेसफुली इकोनॉमी को बाहर निकाला, है ना। सभी लोग यहाँ पर खुश हुए उससे। तो काफ़ी सारे लोगों का अभी के टाइम पर ऋषि सुनक को पूरी तरह से सपोर्ट भी है। और आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर लिज ट्रस जब यहाँ पर पीएम पद के लिए लड़ रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए लिज ट्रस के साथ साथ ऋषि सुनक भी खड़े थे। ऋषि सुनक की जीतने के पूरे चांसेस थे, बट यहाँ पर आखिरी फैसला जो निकल कर आता है ना, वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी ने जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं ना, उन्होंने लिज ट्रस को ही जिता दिया था। तो यहाँ पर लास्ट में लिज ट्रस ही प्राइम मिनिस्टर बन गई थी, बट इनसे इकोनॉमी संभली नहीं। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने रिजाइन कर दिया। नाउ फाइनली अब अगर हम लोग बात करें तो ऋषि सुनक यहाँ पर अब पीएम बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन पीएम बनते हुए नजर आएंगे और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हाँ डेफिनेटली यहाँ पर यार पीएम बन सकते हैं। लेकिन इनके सामने अगेन एक और कैंडिडेट खड़ी हो चुकी है पीएम के पद के लिए। और दूसरी दावेदार कौन है? तो वो आपको यहाँ पर ये पिक्चर में दिख रही होंगी, पेनी मॉर्डंट। पेनी मॉर्डंट इनका नाम है। ये भी यहाँ पर यूके के पीएम के पद के लिए खड़ी हो चुकी हैं ऋषि सुनक के साथ में। लेकिन आप लोग यहाँ पे ऊपर एक आंकड़ा देखो, यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है जो भारतीय मूल के सुनक है ना, इनको यहाँ पर 185 सांसदों का समर्थन मिला हुआ है, 185 एमपीज का समर्थन मिला हुआ है, और पेनी को मिला हुआ है 25 सांसदों का। तो मेंशन किया जा रहा है कि ऋषि सुनक यहाँ पर ब्रिटेन के पीएम बनना, ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना पूरी तरह से तय हो चुका है। डेफिनेटली यहाँ पर ये पीएम बनकर निकलेंगे। बाकी अब जो ये खबर निकल कर आएगी, बने हैं या नहीं बने हैं, वो मैं बाद में आपके साथ में उसको शेयर कर दूंगा, बाद में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल ये सिचुएशन क्या चल रही है पूरी की पूरी वो मैंने आपको समझा दिया है। आपको पता होगा यूके के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टी आपको नजर आती है, एक है लेबर पार्टी और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी का ही राज चल रहा है यूके
यूके के अंदर पिछले 11 सालों से। तो यहीं पर कंजर्वेटिव पार्टी से ही ये लोग बिलोंग करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना। कंजर्वेटिव पार्टी का समर्थन भी पूरी तरह से है। जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उनका समर्थन ऋषि सुनक के प्रति बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। बाकी ओवरऑल क्या सिचुएशन निकल कर आती है, ओवरऑल क्या रिजल्ट निकल कर आता है, वो आपके साथ में शेयर कर लिया जाएगा जैसे वो हमारे पास में आता है। ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा इशू था जो कि इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन लीगल सिस्टम के बारे में। हमारा जो कानून है, कानून के अंदर बेसिकली जो भाषा है ना, उसको लेकर कुछ बदलाव की आवश्यकता है, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। वो बदलाव क्या है, आओ उसको समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर ये कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन। इन टॉपिक से आप लोग इस वाले आर्टिकल को लिंक कर पाओगे। न्यूज़ क्या है समझते हैं। देखो, हाल ही में क्या होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर एंड लॉ सेक्रेटरीज का। यानी ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था लॉ मिनिस्टर, लॉ सेक्रेटरी का, ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस रखा गया था। और इसी समय पर यहाँ पर आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन करते करते प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर यह बात बोली कि देखो, जो हमारा लीगल सिस्टम है, यानी कि जो हमारा कानून देखने को मिलता है, जो हमारा पूरा लॉ देखने को मिलता है, उसके अंदर कुछ रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल भी होना चाहिए। यानी कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनका उसका भी यूज़ होना चाहिए, ताकि जो जस्टिस है वो और ज़्यादा ईज हो जाए, सभी लोगों को यहाँ पर चीज़ें बहुत आराम से समझ में आए, है ना, जस्टिस बहुत आसानी से दिया जा सके। तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर जोर ये दिया है कि जो भी हमारा नए नए कानून है ना, एक नया कानून ऐसा लेकर आना चाहिए, न्यू लॉज को यहाँ पर इस प्रकार से लिखना चाहिए कि वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी हों। यानी कि जो बाकी लोगों की भाषाएं हैं, उन भाषाओं के अंदर भी वो कानून होना चाहिए, ताकि लोग उस कानून को बहुत अच्छे से समझ सकें। क्योंकि करंट टाइम पर देखो, इस बात को आप लोग भी जानते होंगे, जो लीगल लैंग्वेज है, जो कानून की भाषा है ना, वो काफ़ी कठिन है, उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको 2-3 बार पढ़ के ही समझ में आता है। आपने पता होगा इसके बारे में। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं एक बैरियर बना हुआ है, सिटीजन्स को लीगल लॉ, जो लीगल भाषा है, वो समझ में आती नहीं है। तो अगर यही भाषा एक उनकी खुद की भाषा के फॉर्म में होगा, यानी कि जो भाषा वो बोलते हैं उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेज के फॉर्म में सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, तो वो उस चीज़ को बहुत आराम से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। अब हम लोगों ने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि आखिरकार लीगल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, क्या सिचुएशन है, क्या इतिहास रहा है, कोर्ट के अंदर कौन कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बस खाली आप लोग सुनते हुए चलना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हमारी जो कोर्ट है, हमारे जो न्यायालय हैं इंडिया के अंदर में, इनके अंदर भाषाओं के अंदर लगातार बदलाव देखने को मिला है। मतलब स्टार्टिंग में आप देखोगे तो उर्दू का इस्तेमाल किया जाता था, फिर बाद में पर्शियन की तरफ शिफ्ट हो गए थे, देन फारसी स्क्रिप्ट की तरफ शिफ्ट हो गए थे, देन मुगल पीरियड के समय पर ये सारा का सारा काम हो रहा था। मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा की तरफ हमारे लोग जो है, कोर्ट जो है, वो शिफ्ट हो रहे थे। लगातार भाषाएं चेंज हो रही थी, उर्दू से पर्शियन, पर्शियन से फारसी, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर बाद में अंग्रेज़ों का रूल आ जाता है ना। अंग्रेज़ यहाँ पर इंडिया के ऊपर राज करने लगते हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने अपना खुद का एक कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ लागू कर दिया, और इन्होंने बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रखने के लिए बोला। तो अंग्रेज़ों ने फिर बाद में इंग्लिश को यहाँ पर रख दिया कि भैया इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज देखा जाएगा। तब से यहाँ पर ये इंग्लिश लागू थी। और फिर उसके बाद में 1947 में जब देश आज़ाद होता है, तो देश की आज़ादी के बाद में जब संविधान बन गया था, तो उसके अंदर जो आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 343 है, यानी आर्टिकल 343 है ना, जो हमारे संविधान का, वो बात ये करता है कि हमारे भारत के अंदर में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी होनी चाहिए इन देवनागरी स्क्रिप्ट। यानी कि हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये बेसिकली हमारा संविधान का आर्टिकल 343 बोलता है। हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यहाँ पर रखी जानी चाहिए, वो बात यहाँ पर आर्टिकल 343 में देखने को मिलेगी। लेकिन इस आर्टिकल के साथ साथ एक बात ये बोला था कि चलो हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी यहाँ पर एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा आने वाले 15 साल के लिए। अब आपको कहोगे सर 15 साल के लिए कुछ समझ में नहीं आया। देश आज़ाद हुआ 1947 में, फिर 3 सालों में यहाँ पर आप कह सकते हो 1947, 48, 49, 50, यानी कि 1950 तक हमारा संविधान तैयार हो गया था, है ना। संविधान 1950 तक तैयार हुआ था ना, क्योंकि बीच में ये जो 3 साल है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और इस पूरी असेंबली ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, वो तैयार किया। तो 1950 की अगर हम लोग बात करें तो संविधान तैयार हो चुका था। काफ़ी सारे आर्टिकल थे। आर्टिकल 343 क्या बोलता है मैंने आपको बता दिया।
कि जो हिंदी है वो एज ऑफिशियल लैंग्वेज देखी जाएगी, लेकिन इंग्लिश को भी एज ऑफिशियल लैंग्वेज देखा जाएगा आने वाले 15 साल के लिए। ये बात उस समय पर बोल दी गई थी। लेकिन 15 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर इंग्लिश ऐसी ही चलती रहती है। क्यों? क्योंकि एक समय था, जैसे ही 15 साल पूरे हो जाते हैं ना इंग्लिश को चलते चलते, तो वहाँ पे उस समय पर जो हमारे प्रेसिडेंट थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम लोग क्या करेंगे, हिंदी को पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे, हिंदी को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, हिंदी सब जगह पर यहाँ पर चलेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ सदर्न स्टेट्स के अंदर में, है ना, तमिलनाडु वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने बोला हम हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पूरा देश हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, बहुत हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से इंग्लिश को कंटिन्यू रखना होगा। और इंग्लिश को हम लोगों ने कंटिन्यू रखा, यानी कि जो 15 साल के लिए बोला गया था कि यहाँ इंग्लिश को चलाया जाएगा, वो बेसिकली आज तक आप देख पाओगे एज ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग इंग्लिश को भी देखते हैं, यानी कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी एज ऑफिशियल लैंग्वेज देखा जाता है। ये बात हमारे संविधान के अंदर कहाँ पर है आपने समझ लिया। आर्टिकल 343 हमने डिस्कस किया। बाकी संविधान के प्रोविजन के अंदर आप आर्टिकल 348 को देखोगे, 348 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को, तो यहाँ पर यह बोला गया है कि जब तक पार्लियामेंट खुद अपने पास से लॉ नहीं प्रोवाइड करवा देता, ध्यान से सुनना इस बात को, जब तक पार्लियामेंट अपने पास से खुद कोई कानून लेकर नहीं आ जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी भाषा है वो इंग्लिश में रहेगी, या हाई कोर्ट के अंदर जो भी भाषा है वो इंग्लिश में रहेगी। ठीक है ना, एक बार और बोल देता हूं। आर्टिकल 348 ये बोलता है कि जब तक पार्लियामेंट खुद कोई कानून नहीं बना देता, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो भी केस होंगे वो बेसिकली इंग्लिश में ही देखे जाएंगे। ये बात आर्टिकल 348 क्लॉज 1 में बोल दी गई थी। फिर इसी का आर्टिकल 348 क्लॉज 2 क्या बोलता है? ये बोलता है कि किसी भी राज्य का जो गवर्नर होता है, स्टेट में गवर्नर होता है ना, जैसे सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट होता है, वैसे राज्य के स्तर पर गवर्नर होता है। तो किसी भी राज्य का जो गवर्नर होता है ना, वो क्या कर सकता है? आर्टिकल 348(2) ये बोलता है कि किसी भी राज्य का जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट का एक अप्रूवल ले सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट का एक कंसेंट ले सकता है, और प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेने के बाद में वो हाई कोर्ट के अंदर किसी दूसरी लैंग्वेज का भी यूज करवा सकता है। यानी कि कोई भी गवर्नर, ठीक है ना, किसी भी राज्य का जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट से पहले कंसेंट लेगा, पहले उनसे यहाँ पर एक अप्रूवल लेगा, और अप्रूवल लेने के बाद में अपने यहाँ पे जो हाई कोर्ट होगा अपने राज्य के अंदर, उस हाई कोर्ट में हिंदी या फिर दूसरी किसी भाषा को एज अ ऑफिशियल पर्पज इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। यहाँ पर केवल हाई कोर्ट की बात की गई है। तो क्या किसी राज्य में ऐसा हुआ? किसी राज्य के अंदर क्या हाई कोर्ट के अंदर हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल होता है? तो हाँ, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये ऑलरेडी यहाँ पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके हाई कोर्ट में हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके यहाँ पे जो गवर्नर है उन्होंने प्रेसिडेंट से एक अप्रूवल लेने के बाद में यहाँ पर हिंदी को ऑथोराइज यूज़ के लिए अलाउ कर दिया था। वैसे यहाँ पर तमिलनाडु भी अभी यहाँ पर इसके बारे में सोच रहा है, देख रहा है कि हम तमिल को भी यूज़ कर सकें हाई कोर्ट के अंदर में। ठीक है ना। तो यह प्रोविजन केवल किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आज भी अगर कोई केस होगा तो वो इंग्लिश में ही देखा जाएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी जो भी केस होता है आपको पता होगा वो इंग्लिश में ही उसकी सुनवाई होती है। जो जजमेंट्स, वर्डिक्ट वगैरह निकल कर आते हैं वो इंग्लिश में ही डिलीवर करे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात मैंने आपको बता दी। हाई कोर्ट के अंदर आप दूसरी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए गवर्नर को पहले प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पे कंसर्न लेना होगा, उसके बाद में यहाँ पर वो किसी दूसरी लैंग्वेज को अप्रूवल दे सकेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पे आप देखोगे अभी भी इंग्लिश का ही यहाँ पर यूज़ होता है। समझ में आया कई बात? ठीक है ना। फिर उसके बाद में भाषा को लेकर हमारे पास में एक पूरा एक्ट नज़र आता है। वो एक्ट क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ये जो एक्ट है ना, ये एम्पावर करता है, यानी कि हमारे गवर्नर को वो पावर देता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट से बात करने के बाद में हिंदी या फिर दूसरी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त दे सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन हाई कोर्ट चलो उस केस को किसी दूसरे भाषा में देख तो लेगा, लेकिन जो बाद में जजमेंट डिलीवर करेगा ना, जो जजमेंट निकल कर आएगा वो इंग्लिश में भी होना चाहिए, यानी इंग्लिश में भी वो जजमेंट निकल कर आना चाहिए। ये बात यहाँ पर इस एक्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया?
ये बात यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत सिंपल सी तरीके से मैंने आपको बताया है। नाउ आपने ये तो आराम से समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी इंग्लिश यूज़ होती है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर अभी देख पाओगे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन चेंजेस के पीछे का प्रोसेस क्या है वो आपने समझा। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे पीएम मोदी ने रिसेंटली ये बोला है कि भैया लॉ की भाषा थोड़ी सी कठिन होती है, तो इसके लिए जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना, उन रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी लॉज होने चाहिए ताकि लोग बहुत आराम से इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, इसको समझ पाएँ। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंग्लिश का इतना यूज हो रहा है, हर जगह पर इंग्लिश को इतनी मान्यता दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी इंग्लिश का यूज हो रहा है, ऐसा क्यों? उसके पीछे का कारण क्या है? देखो कारण यहाँ पर यह है कि हमारे देश भर से जो बड़े बड़े जजेस हैं वो सब आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग कर रहा हो, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश को बिलोंग कर रहा है और हमारे देश में काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं, लॉयर्स हैं, वो सब हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों से निकल कर आ रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, सबका जो नेचर है वो अलग अलग है, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। तो इन सब लोगों को यहाँ पर जोड़ने का काम करती है एकमात्र भाषा, वो है इंग्लिश। तो यहाँ पर यही बोला गया कि ऐसा देखने को मिल सकता है कि अगर कोई दूसरी पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम लोग लागू करें तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बाकी सारे जजेस को समझने के लिए। इस वजह से इंग्लिश यहाँ पर एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि सभी जजेस समझ पाएंगे, है ना, और वो यहाँ पर इस चीज़ को फिर समझने के बाद में अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। इस वजह से इंग्लिश को एक इंपॉर्टेंस भी मिला हुआ है। इंपॉर्टेंस इसलिए भी मिला हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है, सभी लोगों को यहाँ पर यह अंडरस्टैंडेबल देखने को मिलेगा। पूरे दुनिया भर में आज के टाइम पर इंग्लिश काफ़ी प्रोमिनेंट है, ईजी एक्सेस आपको देखने को मिलेगा, लॉयर्स और जजेस बहुत आराम से यहाँ पर इस भाषा को एक्सेस कर सकते हैं। एक लिंक लैंग्वेज का यहाँ पर काम करता है, यानी कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, जब आप देखोगे तो ये सभी भाषाओं को कनेक्ट करता है। आज के टाइम पर भले ही जैसे कि मान लो नॉर्थ इंडिया से कोई स्टेट है और साउथ इंडिया से कोई स्टेट है, दोनों अलग अलग राज्य हैं, दोनों की अलग अलग भाषाएं हैं। अब सपोज वहाँ पे वो अपनी अपनी भाषाओं में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषा आ जाती है इंग्लिश। इंग्लिश नॉर्थ वाले को भी समझ में आ रही है, साउथ वाले को भी समझ में आ रही है, तो इंग्लिश बेसिकली एक लिंक का काम करता है। तो इस वजह से भी जो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आज के टाइम पर इंग्लिश का इस प्रकार से आपको ये इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, वो बात यहाँ पे रखी जाती है आर्टिकल में। समझ में आई बात? बाकी अगर कोई चेंजेस होता है जैसा पीएम मोदी ने बोला है तो आगे कोई अपडेट आएगा, उस अपडेट को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है ई वेस्ट डे के बारे में। अब ई वेस्ट डे रिसेंटली यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया नहीं है, दैट इज़ वाई आर्टिकल मैंने इंक्लूड कर दिया। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 और 3 से लिंक कर पाओगे। सिलेबस के अंदर ये सारे टॉपिक हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इशूज अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ये सारे टॉपिक्स आप इसको लिंक कर पाओगे। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है 14 अक्टूबर को, और हम लोगों ने 2018 में सबसे पहली बार इंटरनेशनल ई वेस्ट डे को सेलिब्रेट किया था, और तब से हर साल हम लोग इंटरनेशनल ई वेस्ट को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल का जो थीम है इस इंटरनेशनल ई वेस्ट का वो है रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। सभी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको रिसाइकिल करो, वो मैटर नहीं करता वो कितना ही छोटा हो, आप ऐसा समझ सकते हो। तो थीम इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्टली वनडे एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जा सकती है। फिर यहाँ पर एक आइडिया ये दिया जा रहा है कि रफली 5.3 बिलियन के आसपास मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन हो सकते हैं जो कि 2022 में कबाड़ के वे में देखने को मिलेंगे, यानी कि उनका यूज़ जो है वो ख़त्म हो सकता है। ऐसा खुद यहाँ पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वेस्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फोरम, इसने यहाँ पर यह बात बोली है, ठीक है ना। तो बेसिकली आने वाले टाइम पर जो ई वेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है साल 2022 में, आप लोग ऐसा कह सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ई वेस्ट यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है 14 अक्टूबर को, तो रिसेंटली 14 अक्टूबर निकली है, उसकी वजह से ये न्यूज़ में था, हमने डिस्कशन भी नहीं किया था, तो मैंने आपको सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दूँ ई वेस्ट के रिगार्डिंग। सबसे पहली चीज़ यही निकल कर आती है आखिरकार ई वेस्ट होता है क्या है। सिंपल सी बात है, ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना। जब आप यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने मोबाइल फ़ोन का, कंप्यूटर का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या किया, यूज़ करने के बाद में यहाँ पर उसको अगर कोई ख़राब होता है उसको आपने फेंक दिया तो वो ई वेस्ट की कैटेगरी में आता है। इंडिया में कुछ कानून देखने को मिलेंगे जो कि ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं ताकि ई वेस्ट को यहाँ पर पूरी तरह से रोका जा सके। और एक बात ध्यान रखना, भारत का सबसे पहला ई वेस्ट क्लिनिक, यानी कि सबसे पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर बना, यानी एक ऐसा क्लिनिक जहां पर हम लोग ई वेस्ट को सही से ट्रीट करते हैं। तो भारत का सबसे पहला ई वेस्ट क्लिनिक सेटअप किया गया था मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के अंदर में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है।
बाकी ओरिजिनली बात करें तो एक कन्वेंशन बैठा था, बेसल कन्वेंशन 1992 में यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था। इसमें स्टार्टिंग में तो ई वेस्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी, लेकिन बाद में साल 2006 में इसने भी ई वेस्ट के बारे में चर्चा करनी स्टार्ट करी कि भैया ई वेस्ट को लेकर कोई ना कोई कदम उठाना ज़रूरी है। ये ई वेस्ट जो है ये हमारे एनवायरमेंट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी खतरा बनता जा रहा है, तो इसको ट्रीट करना थोड़ा सा आवश्यक बन जाता है। ठीक है ना। अब दिक्कत यहाँ पर पहली चीज़ तो यही आती है कि सर ई वेस्ट से चैलेंजेस क्या है, पड़े रहने दो, क्या है इसमें, क्या दिक्कत है, कोई कंप्यूटर खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, उसको फेंक दो एक जगह पर, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी वगैरह है क्या? देखो बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर नजर आते हैं आज के टाइम पर, और खासकर हम लोग ई वेस्ट को भारत में प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्रॉपर। और सबसे बड़ी बात देखो यार, ये जो ई वेस्ट है ना, इनमें से बहुत सारी टॉक्सिक चीजें निकलती हैं, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, जहरीले मटेरियल्स देखने को मिलते हैं जो कि एनवायरमेंट में निकलते हैं, और वो एनवायरमेंट को तो पॉल्यूट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में ह्यूमन हेल्थ को भी डैमेज करने का काम करते हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इसको मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे हैं। कर इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज यही है कि लोगों का खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोग खुद यहाँ पर रिसाइकिल नहीं करना चाह रहे हैं। लोगों का अगर खुद का इन्वॉल्वमेंट हो, लोग खुद यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करें और ख़राब होता है तो प्रॉपर रिसाइकिल करें, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में निकल कर आएंगी नहीं, हमारे लिए प्रॉब्लम बनकर निकलेगा ही नहीं। और इसी चक्कर में आज के टाइम पर बहुत सारे देश अपने यहाँ पर राइट टू रिपेयर लॉज लेकर आ रहे हैं। राइट टू रिपेयर लॉ का मतलब पता होगा कि आपने कोई सामान खरीदा है तो जो कंपनी वाला है वो आपको रिपेयर करने का तरीका नहीं बताता है कि कैसे रिपेयर करना है, लेकिन यहाँ पर राइट टू रिपेयर लॉस के तहत यहाँ पर उस कंपनी को बताना होगा कि ये प्रोडक्ट कैसे रिपेयर किया जाएगा, कैसे यहाँ पर ठीक होगा, ताकि आप उसको रिपेयर करके वापस से उसकी ज़िंदगी को बढ़ा सको और वापस से लंबे समय तक यूज़ कर सको, ताकि वो तुरंत एक वेस्ट ना बन जाए और आपको वो फेंकना ना पड़े। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। ठीक है ना। तो पहली दिक्कत आपने यहाँ पर समझा, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है। दूसरा, यहाँ पर चाइल्ड लेबर की कैटेगरी भी सबसे ज़्यादा है। भारत के अंदर लगभग 4.5 लाख के आसपास चाइल्ड लेबर नजर आते हैं, जिनकी उम्र 10 से 14 साल है, और वो इस ई वेस्ट एक्टिविटीज़ को लेकर काम कर रहे हैं, इन ई वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, इन वाली शॉप्स पर काम करते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर कह सकते हो कि अभी चाइल्ड लेबर भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफ़ी बढ़ चुका है। और एक दिक्कत है इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन, हमारे पास प्रॉपर लॉज ही नहीं है इसको मैनेज करने के लिए। सर यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ज़्यादातर जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेबसाइट्स वगैरह, इनके पास में प्रॉपर डेटा ही नहीं है ई वेस्ट को लेकर, और जब प्रॉपर डेटा नहीं है तो प्रॉपर हमारे पास में कानून नहीं है, प्रॉपर कानून नहीं होगा तो प्रॉपर इसका मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा, वो चीज़ें भी नज़र आती हैं। फिर एक और दिक्कत है हेल्थ हजार्ड। जो ई वेस्ट है ना, ई वेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया हज़ारों टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जहरीले मटेरियल्स होते हैं, जो कि हमारी मिट्टी को तो पल्यूट कर ही रहे हैं, हमारे ग्राउंड वाटर को पल्यूट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर कोई टॉक्सिक मटेरियल है जो कि हमारे सॉइल के अंदर पहुँचा, और सॉइल से वो हमारे ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाएगा, पानी तक पहुँच जाएगा, और वो पूरी तरह से हमारे एनवायरमेंट को पल्यूट करेगा, ग्राउंड वाटर को कॉन्टेमिनेट करेगा। ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर एक दिक्कत निकल कर आती है। देन एक और प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंसेंटिव स्कीम। देखो ई वेस्ट को अगर हम लोग मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो एक अच्छी इंसेंटिव स्कीम दे सकते हैं कि भाई इसके लिए, इसको सही से ट्रीट करने के लिए कुछ नई नई इंसेंटिव स्कीम लेकर आ सकते हैं, कि जैसे हम लोग प्रोडक्शन को लेकर तो इंसेंटिव स्कीम लेकर आ जाते हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए इंसेंटिव स्कीम लेकर आई जा सकती है। लेकिन हम लोग कोई इंसेंटिव स्कीम हमारे पास में है नहीं ताकि हम ही वेस्ट को हैंडल कर सकें। तो इसी चक्कर में आप देखोगे कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। अगर प्रॉपरली एक इंसेंटिव स्कीम हो कि भैया आप कंपनी ये हो, एक कंपनी ये है, अगर कोई भी कंपनी बनती है जो कि ई वेस्ट को हैंडल कर सकती है तो हम उसको इतना इंसेंटिव देंगे, तो ऐसे काम ठीक से किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ना। फिर एक और दिक्कत निकल कर आती है, वो है ई वेस्ट इम्पोर्ट की। आप देखोगे कि 80% जो ई वेस्ट है ना डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, वो सब रिसाइकिल करने के लिए डेवलपिंग कंट्री में भेज दिया जाता है। यानी कि 80% जो ई वेस्ट है वो भारत जैसे देशों में, चाइना, घाना, नाइजीरिया जैसे देशों में इंपोर्ट होता है, आता है, ताकि यहाँ पे रिसाइकिल हो सके। हम अपना ही ई वेस्ट ठिकाना नहीं लगा पा रहे, और बाहर से भी बहुत सारा ई वेस्ट यहाँ पर इंडिया इंपोर्ट कर लेता है। तो ये अगेन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मेंस के लिए आपके पास में ये सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। फिर एक पॉइंट आता है रिलेक्टेंस ऑफ ऑथोरिटीज इन्वॉल्व्ड, यानी कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं देखने को मिलेगा। जो हमारे पास में अलग अलग ऑथोरिटीज है ना ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो सही से वो काम करेगी नहीं, एक अपना काम कर रहा है, एक अपना काम कर रहा है। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, एक दिक्कत ये भी निकल कर आती है कि सर आपने कंप्यूटर फेंक दिया, अपना खराब हो गया, हो सकता है उसके अंदर कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन हो
हो सकता है कुछ उसके अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल्स हों, अगर आपने उसको डिलीट नहीं किया है तो। अगर उसके अंदर डिलीट नहीं हुआ है और वो सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं तो पॉसिबिलिटी आपके साथ में फ्रॉड हो जाए। ये भी एक दिक्कत निकल कर आती है ई वेस्ट को लेकर, ठीक है ना। है ना मज़ेदार पॉइंट्स, मतलब मज़ेदार का मतलब एक अच्छे पॉइंट है आपके पास में, मेंस के लिए कुछ कंटेंट तैयार होगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार ई वेस्ट इतनी बड़ी दिक्कत है तो क्या हमारे पास में कोई लॉज वगैरह नहीं है, कोई कानून नहीं है इसको मैनेज करने के लिए? अगर है तो कौन से प्रोविजंस हैं? देखो भारत ने खुद यहाँ पर कुछ फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स को लेकर आया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए, और इसको मैनेज करने के लिए जो हम लोगों ने रूल्स लेकर आए थे 2016 में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहली बार 2016 में लेकर आए, फिर 2018 के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया, उसी के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए। हाल ही में आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने यहाँ पर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसको लेकर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 वाले कानून लेकर आए गए थे, जिसने 2011 वाले लॉस को रिप्लेस कर दिया था। तो 2016 में हमारे पास में ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जहां पे हमने बोला था 21 प्रोडक्ट को हम लोग 21 प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट को आप कह सकते हो ट्रीट कर रहे थे। जैसे कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो गया, मरकरी कंटेनिंग लैंप्स हो गए, इन सब को हम लोग ट्रीट कर रहे थे, इनका मैनेजमेंट सही से कर रहे थे। और पहली बार हमने अपने रूल के अंदर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ऐड कर दिया था, मतलब कि जहां पर ई वेस्ट, जहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक बना है ना, वही जो प्रोड्यूसर, जिस प्रोड्यूसर ने यहाँ पर इस प्रोडक्ट को बनाया है, वही उसी की जिम्मेदारी है कि वो उस ई वेस्ट को भी मैनेज करेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम लोगों ने इंक्लूड कर दी थी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर में, ठीक है ना। तो ये काम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने जिम्मेदारी दे दी थी किसको? प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर यहाँ पर सारा का सारा ई वेस्ट कलेक्ट करेगा। तो ये काम आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा ई वेस्ट का आर्टिकल, थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो रिसेंटली यहाँ पर एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है जो कि न्यूज़ में है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 से लिंक कर पाओगे। सिलेबस के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, सारे एनवायरमेंट के टॉपिक हैं। तो हुआ क्या है कि आप देखोगे ये रिपोर्ट ये बोलती है कि रिसेंटली 69% के आसपास जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन मतलब जो जानवरों की पॉपुलेशन, जिसमें मैमल, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल, फिश, ये सब आते हैं। तो पिछले 50 सालों के अंदर पूरे दुनिया भर में 69% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की गिरावट देखने को मिली है, मतलब इतनी पॉपुलेशन खत्म हुई है। इस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 ने यह बात रखी है। इस प्लैनेट रिपोर्ट को कौन लेकर आया है? इस रिपोर्ट को लेकर आया है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। इन्होंने बताया पिछले 50 सालों में 69% डिक्लाइन देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के अंदर में, यानी मैमल, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल, फिश की, इनकी संख्या लगातार कम हुई है। नौ ये जो रिपोर्ट है ना, ये हर 2 साल में रिलीज़ होती है, तो अभी यहाँ पर फिर से रिलीज़ हुई है। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है और डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात रीजन वाइज की बात करते हैं, मतलब कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे संख्या कम हुई है जानवरों की। तो हाईएस्ट जो डिक्लाइन हुआ है ना, वो हुआ है लैटिन अमेरिका वाले रीजन में और कैरेबियन वाले रीजन में। 94% तक यहाँ पर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कम हुई है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर 66% तक फॉल हुआ है ये पॉपुलेशन 1970 से लेकर 2018 के बीच में। फिर आता है एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक के अंदर भी 55% से ये जानवरों की संख्या कम हुई है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा संख्या कौन कौन से जानवरों की कम हुई है, तो वहाँ पे आता है फ्रेश वाटर स्पीशी। फ्रेश वाटर स्पीशी का मतलब यहाँ पर यह है कि साफ पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, इनकी पॉपुलेशन पूरे दुनिया भर में 83% से कम हुई है पिछले 50 सालों में, ऐसा यहाँ पर ये रिपोर्ट बोलती है। और ना केवल जानवरों की पॉपुलेशन कम हुई है, जहाँ पे वो रहते हैं ना, जंगलों में रहते हैं, वो हैबिटेट लॉस भी देखने को मिला है, वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद में जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, एक इनवर्टिब्रेट होते हैं। वर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस इंडेक्स के तहत अगर हम लोग बात करें, जो वर्टिब्रेट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो भी लगातार कोलैप्स हो रही है, वो भी लगातार कम होती हुई नजर आ रही है हमारे ट्रॉपिक रीजन में। ट्रॉपिक रीजन मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पर जो भी जानवर रहते हैं उनकी पॉपुलेशन भी लगातार कम हुई है। बाकी जो मैंग्रोव है ये भी कम हुआ है। मैंग्रोव मतलब आपको पता होगा जो पानी के अंदर आपने पेड़ देखे होंगे कई बार, वो बेसिकली मैंग्रोव वाले पेड़ कहलाते हैं। एक बार आप लोग गूगल पर देख सकते हो, मैंने आपको पहले दिखा रखे हैं, आज मैं लगाना भूल गया हूँ, बट यहाँ पर इसको ध्यान में रख सकते हो। तो मैंग्रोव की संख्या भी कम हुई है
है ना। तो जो पानी के अंदर पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आप लोग खासकर जो कोस्टल एरिया वाले होते हैं, तट वाले एरिया होता है, वहाँ पर ये मैंग्रोव्स नज़र आते हैं। तो बहुत सारे मैंग्रोव्स यहाँ पर रिसेंटली डिग्रेड हुए हैं, ख़त्म हुए हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, नेचुरल स्ट्रेसर यानी कि जैसे कोई यहाँ पर स्टॉर्म आ गया, कोई आंधी तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, कोस्टल इरोजन हो रहा है, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये जो मैंग्रोव्स है ये बर्बाद हुए हैं पिछले 50 सालों के अंदर। ये बात यहाँ पे बोली गई है। लगभग 137 स्क्वायर किलोमीटर जो सुंदरबन वाला रीजन है ना, सुंदरबन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं इंडिया और बांग्लादेश में, ये खत्म हो गए हैं। क्योंकि आपको पता होगा सुंदरबन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। तो 147 स्क्वायर किलोमीटर तक का जो फॉरेस्ट है वो यहाँ पर पिछले कुछ समय में 1985 से ख़त्म हो चुका है। पिछले 50 सालों में आप कह सकते हो ये यहाँ पर काफ़ी रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर रखी गई है। बाकी बहुत सारी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको भी लगातार खतरा बना हुआ है। बहुत सारे खतरे हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे आप लोग देखोगे इन खतरों के साथ साथ जैसे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज है, इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही हैं जो कि हमारे जानवरों को और हमारे प्लांट्स को लगातार डैमेज कर रही हैं। तो ये बात यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है। और इस बात को बताते हुए इस रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशंस दिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो हमारा पूरा प्लानेट है ना, वो यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा है दो चीज़ों को, एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा बायोडाइवर्सिटी लॉस। आपने क्लाइमेट चेंज तो सुना है, क्लाइमेट चेंज मतलब लगातार टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो वो क्लाइमेट चेंज है। दूसरा बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में बात करें तो लगातार जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी यहाँ पर कम होते चले जा रहे हैं, हमारा जो एक तरीके से जो जानवर है अलग अलग वो भी यहाँ पे लगातार खत्म होते हुए जा रहे हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी लॉस है। तो हम लोग केवल क्या कर रहे हैं ना, अभी के टाइम पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही केवल और केवल ध्यान दे रहे हैं, जबकि क्लाइमेट चेंज जैसा ही बायोडाइवर्सिटी लॉस है जो कि अगेन भारत के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये रिपोर्ट ये बोलती है कि सर केवल क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें केवल एक चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है दोनों चीज़ों के ऊपर। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस के ऊपर भी ध्यान देना होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये बात यहाँ पर ये रिपोर्ट बोलती है। और साथ ही साथ में हमें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे, कुछ चेंजेस लाने होंगे। हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे हम लोग खा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे गवर्न कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो कि चेंजेस लाने होंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। तो ये बात यहाँ पर इस आर्टिकल में बोली गई है। देन उसके बाद में बोला गया कि देखो हमें करना क्या होगा, एक अपनी ऐसी अप्रोच रखनी होगी कि हम लोग एक सस्टेनेबल पाथ पर चलें। हमें एक सस्टेनेबल पाथ अपनाना होगा, यानी कि ऐसा ना हो कि हमारा एनवायरनमेंट भी खत्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्लांट्स एनिमल्स खत्म हो रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है। हमें सारी चीज़ों को सस्टेन करके चलना होगा, एनवायरनमेंट भी बचाना होगा, बायोडाइवर्सिटी भी बचानी होगी, क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल करना होगा। तो यही चीज़ हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है, आने वाली जो जनरेशन है उसको बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ सिक्योर कर सकती है, ठीक है ना। तो वो बात आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिल जाती है। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल छोटा सा है, यहाँ पे बात की गई है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी हमने डिस्कस नहीं किया था, चर्चा करेंगे। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से लिंक कर पाओगे। सिलेबस के अंदर ये सारे टॉपिक हैं। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन का टॉपिक है जीएस पेपर 2 में, ह्यूमन रिसोर्स का टॉपिक है, वहाँ सभी जगह से लिंक हो जाएगा। तो न्यूज़ क्या है, हाल ही में जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है, यानी कि द रैंकिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 वाली है वो रिसेंटली रिलीज़ करी गई है। और इससे पहले क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आई थी, लेकिन अभी हम लोग केवल टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो इस रैंकिंग के अंदर देखा जाता है कि जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे टीचिंग किस प्रकार से हो रही है, रिसर्च किस प्रकार से हो रहा है, टीचिंग रिसर्च को लेकर कितना कितना अच्छा तरीके से वो यूनिवर्सिटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, इंस्टीट्यूट्स परफॉर्म कर रहा है। और अगर वहाँ पर टीचिंग रिसर्च ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही हैं तो ऑब्वियस ही बात है उस इंस्टीट्यूट की रैंक बहुत अच्छी होगी, और जहाँ पे ख़राब है उस इंस्टीट्यूट की रैंक काफ़ी बेकार होगी इस रैंकिंग के अंदर। वही बात यहाँ पर रखी जा रही है। तो आओ समझते हैं ये द रैंकिंग्स है क्या। तो द रैंकिंग्स का रिजल्ट ये निकल कर आया है, जो दुनिया भर में जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी रैंकिंग को ये तैयार करता है। तो उनकी रैंकिंग को तैयार करने में इसमें टॉप क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यहाँ पर एक बेस्ट इंस्टीट्यूट बनकर आया है 1800 यूनिवर्सिटीज़ में से। देखो इस द रैंकिंग को जब तैयार किया गया ना, तो इस द रैंकिंग के अंदर 104 देशों से लगभग 1800 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को तैयार किया गया था। तो इनमें से जो सबसे बड़ा टॉप इंस्टीट्यूट निकल कर आया वह है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यहाँ पर टॉप पर रखा गया है इन 1800 यूनिवर्सिटीज़ में से, जो कि 104 देशों से ली गई थी और उसकी रैंकिंग तैयार की गई थी।
तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया यहाँ पर छठा मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री है 2023 की रैंकिंग में। भारत की लगभग 75 यूनिवर्सिटीज़ आपको नज़र आती हैं इस पूरी रैंकिंग में। इस यूनिवर्सिटीज़ में 75 यूनिवर्सिटीज़ भारत की भी हैं, जिसमें से भारत की यूनिवर्सिटी ने कौन सी वाली यूनिवर्सिटी ने सबसे ऊपर टॉप किया है, तो वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc ने यहाँ पर टॉप किया है। ये भारत का एक टॉप इंस्टीट्यूट निकल कर आया है। वहाँ पर टीचिंग और रिसर्च दोनों ही बहुत बेहतर है, ठीक है ना। तो दुनिया भर में जो IISc है इसकी प्लेसमेंट अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये इंडिया बेसिकली इंडिया का IISc यहाँ पर टॉप रैंकिंग में देखने को मिलेगा। 2022 में भी टॉप में था और अभी भी यहाँ पर ये टॉप रैंकिंग में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो IISc टॉप पर है। दूसरा जो सेकंड पोजीशन है भारत के किसी इंस्टीट्यूशन की, वो कौन सा है, तो दूसरा पोजीशन यहाँ पर लिया गया है हिमाचल प्रदेश का ही एक है शूलिनी यूनिवर्सिटी। शूलिनी यूनिवर्सिटी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट साइंस को लेकर है। तो इस यूनिवर्सिटी ने दूसरी रैंकिंग यहाँ पर हासिल करी है। इससे पहले 2022 में इससे पहले वाली रैंकिंग में IIT रोपर को दूसरी रैंकिंग मिली थी, बट IIT रोपर अभी डाउन हो चुका है। IIT रोपर की जो पोजीशन है वो सेकंड से छठे पर पहुंच चुकी है, लेकिन अब की बार सेकंड पर हिमाचल प्रदेश का ये वाला यूनिवर्सिटी आपको नजर आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान में नहीं रखना है, फिर भी यहाँ पर एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भारत की ये यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो थर्ड पोजीशन अब की बार जो इस रैंकिंग के अंदर आई है वो भारत की तमिलनाडु का जो अलगप्पा यूनिवर्सिटी है उसकी देखने को मिलेगी। एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, तो थर्ड यहाँ पर आप कह सकते हो कि पोजीशन इसकी यहाँ पर नज़र आती है, ये वाली। क्लियर हुआ गया। नाउ अब की बार देखो तो IIT जैसे बॉम्बे है, IITs आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने पार्टिसिपेट 2019 में भी किया था। इनकी जो रैंकिंग है वो लगातार यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है। तो इन्होंने यहाँ पर अपना कुछ कंसर्न दिखाया, इन्होंने यहाँ पर चिंता व्यक्त करी। इन्होंने बोला कि ये जो रैंकिंग है इसको हम लोग बॉयकॉट करते हैं। बॉयकॉट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कैसे रैंकिंग को निकाला गया है, कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई नहीं गई हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। तो रैंकिंग यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है, इसने कैसे रैंकिंग निकाली है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये बेसिकली द रैंकिंग्स हैं। नाउ उसके बाद एट द लास्ट मेंशन किया जाता है कि आखिरकार और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि इसी रैंकिंग से संबंधित हैं। तो यहाँ पर ये इनिशिएटिव जैसे कि मेंस में पूछ लिए जाते हैं, तो हेडिंग ध्यान रखना। जैसे एक इनिशिएटिव है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम। यहाँ पर एक स्कीम है जो कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग को तैयार करती है। उसी प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नज़र आती है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली जो है, जो कि भारत को नॉलेज में एक सुपर पावर बनाने का काम करेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग रैंकिंग्स को तैयार किया जाता है। ये मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस खाली ये इसमें ध्यान क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है ये रैंकिंग कौन सी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये कौन से साल की है। तीसरी बात ध्यान रखना है इसमें टॉप परफॉर्मर कौन है, और टीचिंग और रिसर्च के ऊपर मेजरली यहाँ पर फोकस रहता है। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो IISc ने यहाँ पर जो है वो बिल्कुल टॉप पोजीशन हासिल करी है, और सेकंड पोजीशन पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो है शूलिनी यूनिवर्सिटी, और थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर देखने को मिलता है तमिलनाडु का अलगप्पा यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास में यहाँ पर होनी चाहिए। नाउ फटाफट हम लोग अब अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं और साथ ही साथ वीडियो का अंत करते हैं। तो आज प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्वदेशी और बॉयकॉट ये दोनों ही को ही अडॉप्ट किया गया है एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल। कौन से समय के दौरान यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। जब प्रोटेस्ट चल रहा था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, तभी यहाँ पर स्वदेशी और बॉयकॉट को अडॉप्ट किया गया था पहली बार, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और आई होप आपको डिस्कशन में मज़ा आ गया होगा। कुछ ना कुछ हम लोगों ने सीखा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रही है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।